नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, हमने कुछ टॉपिक उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले 2 लेक्चर में है, तीसरा लेक्चर जो है उसमें थोड़ा सा एडवांस मैंने पढ़ाया है। आज हम और सवाल उसके अंदर करने वाले हैं, जिसके अंदर भी कुछ अच्छे सवाल हम करेंगे। अनुपात समानुपात में कई सारे टाइप बनेंगे। हम अलग अलग टाइप जो कर रहे हैं ये आगे किसी और चैप्टर के अंदर भी आपका यूज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, अनुपात समानुपात अच्छे से समझिएगा। कई सारे चैप्टर के अंदर हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 4:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को 5:6 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार संस्था को कुल 8,000 रुपए का लाभ होता है, तो वर्तमान का कुल वेतन कितना है? ये जो कुल वेतन है, ये संस्था का कुल वेतन कितना है? सवाल आपसे बोलना चाह रहा है कि एक संस्था में कर्मचारियों की जो संख्या है वो 4:3 के अनुपात में कम कर दिया उसको, और जो प्रत्येक व्यक्ति का वेतन था उसको 5:6 के अनुपात में बढ़ा दिया। मतलब इन्होंने क्या किया है, तो उनकी जो सैलरी थी उसको कम ज्यादा किया है, व्यक्तियों की संख्या को कम ज्यादा किया है। उससे क्या हुआ, तो उस संस्था को 8,000 रुपए का लाभ हो गया। लाभ हो गया मतलब पहले वो टोटल जितनी सैलरी दे रही थी संस्था, आज उससे 8,000 वो कम दे रही है। कम देने का मतलब उसको क्या हो रहा है, वहां पर लाभ हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान में वो कितना पैसा टोटल वो दे रही है। ये जो सवाल है, इस टाइप के सवालों में हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको रेशियो दिखता है तो रेशियो को वास्तविक मानते हुए आप सवाल को कर लीजिए। वास्तविक मानने का मतलब ये हुआ कि सवाल आपको जो दे रहा है, इसने जो दिया है, मान लो इसने कर्मचारियों की संख्या दी है, कर्मचारियों की संख्या जो दी है वो क्या दे रहा है, अनुपात क्या दे रहा है, 4:3। कर्मचारियों की संख्या को 4:3 के अनुपात में उसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और प्रत्येक व्यक्ति का जो वेतन है, ये वेतन प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति का जो वेतन है वो 5:6 के अनुपात में उसने बढ़ा दिया है। तो ये पहले की बात कर रहा है। पहले क्या है, तो 4 से कितना हुआ, 3, मतलब पहले, और ये क्या है, वर्तमान। तो आप इसको क्या करिए, वास्तविक मानते हुए सवाल को सॉल्व करिए। वास्तविक का मतलब क्या हुआ कि पहले जो कर्मचारी थे, वो कितना थे, 4, अब कितने हो गए, 3। उसने आपको वास्तविक कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई है, ना ही उसने वास्तविक पर व्यक्ति जो वेतन है वो आपको बता रहा है। तो आपको ये करना है कि इसे आप वास्तविक मानते हुए सॉल्व कर लीजिए। आगे क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले इसको मान लीजिए कि कर्मचारी वहां पर कितने थे, 4, अब कितने रह गए हैं, 3। 4:3 में कम कर दिया, मतलब हम ये मान लेते हैं कि टोटल कर्मचारी 4 ही थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। हर एक व्यक्ति को पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है वहां पर, 6 रुपए। तो आप खुद सोचिए कि यदि एक व्यक्ति है, उसे आप 5 रुपए दे रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपए दे रहे हो, टोटल व्यक्ति अगर 4 है तो कुल मिलाकर कितने रुपए दे रहे हो आप, 20 रुपए। अब आपने क्या किया, तो व्यक्तियों की संख्या को 3 रख दिया, 3 व्यक्ति है और हर व्यक्ति को 6 रुपए दे रहे हो, तब कितना दे रहे हो, 18 रुपए। तो कहने का मतलब पहले आप 20 रुपए दे रहे थे, टोटल सैलरी 20 रुपए दे रहे थे, अब कितना दे रहे हो, केवल 18 रुपए। तो कितना रुपए का आपको फायदा हो रहा है, यहां पर 2 रुपए का। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 2 रुपए का। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग ये रेशियो में बनाया है। अब सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि उसे 8,000 रुपए का फायदा हो रहा है और हमें कितने का हो रहा है, 2 का। इसका मतलब हमारा जो 2 यूनिट है, 2 रेशियो है, वो इस 8,000 रुपए के बराबर है। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। आपसे पूछा है वर्तमान में उसे कितना, वर्तमान जो है उसका टोटल वेतन कितना है, तो टोटल वेतन अभी कितना है, 18 रुपए। अभी कितना है आपका, 18 रुपए। तो एक यूनिट बराबर 4 है, 4,000 है, तो 18 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 18×4 72,000 रुपए। तो ये आपका आंसर होगा 72,000 रुपए। तो सवाल जितना बड़ा दिख रहा है ना, उतना इसका बड़ा सॉल्यूशन है नहीं। आप बस इसको वास्तविक मानो और आगे उससे सॉल्व करो। समझ में आई बात। हमने व्यक्तियों को क्या मान लिया, 4 पहले थे, अब कितने हो गए हैं, 3। हर व्यक्ति को 5 रुपए दिया जा रहा था, अब कितना दे रहे हैं हम, 6। तो यहां से हमने क्या किया है, एक व्यक्ति को 5 रुपए, तो 4 व्यक्तियों को 20 रुपए टोटल।
एक व्यक्ति को 6 रुपए तो 3 व्यक्ति को 18 रुपए। इसका जो भी लाभ हानि है वो हमने कंपेयर कर लिया है सवाल में जो वास्तविक लाभ हानि दिया है उससे, और वहां से हमने टोटल सैलरी वहां पर बता दी है। ये अभी वर्तमान का है। अगर आपसे बोला जाए पहले कितना रहा होगा तो आप इसके अंदर गुणा कर देना। ठीक है, आगे बढ़े। एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया। पार्क मतलब आपके बगीचे वगैरह में एंट्री फीस जो होती है उसके अंदर जो 7 रुपए पहले लग रहे थे, अब कितना लगा दिया उन्होंने 9 रुपए, जिसके कारण लोगों की संख्या 13:11 के अनुपात में कम हो गई। ये सवाल जस्ट पिछले वाले सवाल जैसा है, बस उसने लैंग्वेज को चेंज किया है। 7:9 के अनुपात में जो उनका टिकट था वो 7:9 के अनुपात में उन्होंने बढ़ा दिया। अब टिकट बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति क्या हो जाएंगे, जाना कम कर देंगे। तो यहां पे वही हुआ, जो पर्सन वहां पर जा रहे थे, जो लोग वहां पर जा रहे थे, उन्होंने क्या किया तो संख्या को 13 से 11 में बदल दिया। मतलब व्यक्ति क्या हो गए, पहले 13 थे अब 11 है। यह पूछ रहा है कि नया दैनिक संग्रह क्या होगा यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 1,82,000 रुपए था। तो ध्यान रखिएगा यहां पर उसने लाभ हानि नहीं दिया है। यहां पर सबसे पहले तो यह है कि अगर आपसे बोला जाए कि 7 रुपए की टिकट आप कितने में बेच रहे हो, 9 रुपए में, मतलब प्रति व्यक्ति 7 रुपए लग रहा है। 13 लोग पहले थे, अब कितने लोग हैं, 11 लोग। अगर 13 लोग हर एक व्यक्ति 7 रुपए दे तो टोटल कितना देंगे, 91। टोटल कितना हो जाएगा आपका 91। 13 व्यक्ति है, एक व्यक्ति 7 रुपए दे रहा है तो कितना रुपए दे रहे हो आप, 91। अब जो उसने क्या किया तो वहां पे व्यक्तियों की संख्या 11 कर दी है। 11 व्यक्ति और 9 रुपए प्रति व्यक्ति लग रहा है, मतलब 99। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि दैनिक संग्रह क्या है, नया दैनिक संग्रह, वर्तमान में जो दैनिक संग्रह है, मतलब इसका मान आपको बताना है कि ये क्या है। यदि पहले जो दैनिक संग्रह था मतलब 91 का जो मान है वो सवाल आपको कितना बता रहा है, 1,82,000 रुपए। तो यहां से एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, ये 2 एकम 2 दोनों 18, मतलब ये 2 गुना है, मतलब 2,000 रुपए। यदि एक रेशियो बराबर 2,000 रुपए है तो आपसे पूछा है नया संग्रह क्या होगा। तो जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 198,000, 1,98,000 रुपए। तो ये आपका आंसर होगा। सवाल सेम है, लैंग्वेज चेंज है। आ गया होगा समझ में। सवाल चेंज होता है तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ भी कम ज्यादा करवा दे, पीपल यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या थी, यहाँ पर टिकट था। सिनेमा घर के अंदर सवाल बना सकता है कि सिनेमा की टिकट को कम ज्यादा कर दिया, व्यक्ति आना कम ज्यादा हो गए। तो ये सारी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या है। सवाल आपसे बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं 4:9 के अनुपात में। दो संख्याएं हैं, मान लो ए और बी, दो संख्या हैं जिनका रेशियो क्या बताया है, 4:9। इसने बोला यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, दोनों में क्या कर रहे हैं हम, 12-12 की वृद्धि कर रहे हैं। दोनों में अगर 12-12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 11:21 हो जाता है। तो आपको बताना है कि मूल संख्याओं का योग क्या है, मतलब दोनों संख्याओं का योग क्या है। इस सवाल को करने के लगभग 2 से 3 तरीके हैं। 2 से 3 अलग अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके में सारे तरीके यूज कर रहे हो, अलग अलग टाइप से कर सकते हो। बेसिक तरीका जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। बेसिक तरीका क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगे कि मैं जो बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको बेसिक से सॉल्व कर लीजिएगा। अब बेसिक में क्या करोगे, तो ये मान लेता हूं कि एक संख्या आपकी 4x है और दूसरी आपकी 9x है। एक संख्या हमने क्या मान लिया है, 4x, दूसरी क्या है, 9x। अगर मैं दोनों में 12-12 रुपए बढ़ा दूं, दोनों में 12-12 रुपए अगर बढ़ा दूं तो इसका रेशियो क्या बताया उसने, 11/21। ये आपको समझ में आया। ये 4:9 है तो हमने इसको 4x और 9x मान लिया। दोनों में 12-12 की वृद्धि करवाई। देखो जहां वृद्धि होती है वहां प्लस आ जाएगा, अगर कमी होगी तो माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और प्लस माइनस का यहाँ पे बहुत ज्यादा
यूज होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मायने यहाँ पर रहेगा। इसे जोड़ने के बाद जो भी संख्या बनेगी उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 11:21। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 21 का गुणा 4 में कितना आ जाएगा, 84x प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25 बराबर 11 का 9 99x प्लस कितना यहाँ पर 12 और 11 132। सॉल्व करेंगे तो ये आके इधर माइनस होगा, 84 इधर जाके माइनस होगा, तो 99x माइनस 84x बराबर 252 माइनस 132। तो ये कितना बचेगा आपका, 15x बराबर 0 कितना आ जाएगा, 120। x बराबर ये कितना आ जाएगा, 15 8 120। x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान हमारे पास आया है 8। अब हमें क्या करना है, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। दोनों संख्याएं क्या थी आपकी, 4x और 9x, तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है, 4 और 9 13x। यदि x का मान हमारे पास 8 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 104। तो ये आपका योग हो जाएगा। ये इसका बेसिक तरीका है पूरा। क्या करवाया मैंने, इसको x मान के आपको पूरा सॉल्व करवाया है। केवल ये इक्वेशन आपको जमाते आना चाहिए, बाकी तो पूरा कैलकुलेशन है। x का मान अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, मतलब 4x और 9x में, ऐसा नहीं यहाँ पुट करके फिर सॉल्व कर लो। 4x और 9x के अंदर आप उसको पुट कर सकते हो। तो ये तो था बेसिक तरीका। अब इसका डायरेक्ट तरीका समझ लो। डायरेक्ट तरीका जो बताने वाला हूं वो है तरीका इसी टाइप का, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन होगा, लेकिन हम उसको केवल एक ही स्टेप के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम डायरेक्ट तरीका देखते हैं। आपको करना क्या है, जैसे दिया है 4:9 है और आपने इसके अंदर 12 की वृद्धि की। वृद्धि करोगे तो यहां प्लस रहेगा, कमी करोगे तो माइनस। 12 की वृद्धि की, उससे क्या हुआ, तो आपका जो रेशियो है वो क्या बन गया, 11:21 हो गया। इस टाइप इसकी ये जो मेथड है इसके अंदर करना क्या है, ये कई जगह यूज होने वाली मेथड है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी को माइनस करना है। कुछ भी अलग से याद मत रखना कि छोटी में से बड़ी माइनस कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको करना क्या है, तो बड़ी संख्या जो भी आएगी, आप जैसे गुणा कर रहे हो तो 99 माइनस 84 कितना आया, 15। इसी तरीके से यहां पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 252 माइनस 132। क्या किया हमने, तो बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस कर दिया। अब जब आप माइनस करोगे कितना आ गया, 120। तो ये जो 15 यूनिट है, ये 15 यूनिट बराबर है इस 120 के। 15 यूनिट बराबर 120 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 8। यदि 1 यूनिट बराबर 8 है तो आपसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, a प्लस बी आपसे पूछ रहा है। तो 4 + 9 कितना आ गया, 13। 13 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 104। क्या किया हमने, तो फिर समझ लीजिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। सेम तरीका हम नीचे भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। जो भी अंतर आता है दोनों में, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ऊपर आप देखो केवल रेशियो का रेशियो में गुणा किया है, मतलब ये जो आ रहा है ये 1 यूनिट का मान आपको यहां से देगा। 15 यूनिट बराबर 120 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8। हमें चाहिए 9 और 4 13 यूनिट का मान, तो कितना आ जाएगा, 104। क्लियर हुआ। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ा रहे हो तो दोनों प्लस रहेगा, अगर घटा रहे हो तो दोनों माइनस रहेगा। एक बढ़ा रहे हो और एक घटा रहे हो तो एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ऐसे और सवाल हम देखते हैं। 2-4 टाइप अगर ऐसे कर लोगे इस टाइप के सवाल, तो आपको समझ में आ जाएगा मेथड। दो संख्याओं के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त हो जाती है। तो मूल संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। सीधा सा है कि इनका जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 है। और इसके अंदर जब आपने 13 घटा दिया, दोनों में से 13 जब घटा देते हो तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, 10:21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10:21।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 63 माइनस 50 कितना आया 13। यहां जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27 माइनस 130। इसे माइनस करोगे कितना आएगा आपका 63, सॉरी 63 नहीं, ये आएगा आपका 143। तो 13 यूनिट का मान, 13 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा आपका, 13 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 143। तो ये 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 13 एकम 13 और 13 एकम 13। 1 यूनिट का मान आपको मिल गया। अब सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या अगर आपको निकालना है तो दोनों में देखो 3:5 है, तो आप वैसे ही अंदाजा लगा सकते हो कि जो 5 है वो बड़ा है। यदि 1 यूनिट का मान 11 है तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 55। तो ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने और उसको सीधा सीधा हमने माइनस किया है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना है। यहाँ कभी भी ये जो आंसर है ये माइनस प्लस में नहीं आता, सॉरी माइनस में नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप अगर गुणा पहले ये कर लेते हो कि 130 माइनस 273, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, जो अंतर है वो आपको रखना है। अंतर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दो भाइयों के बीच उम्र का अगर अंतर पूछा जाए ना तो कभी ये नहीं होता है कि वो -2 है, हमेशा क्या होता है, तो अंतर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 1000 रुपये और 500 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की आय कितनी है। आय और व्यय वाला जो सवाल है, ये सवाल आपका अभी जो हमने किया सेम वैसा ही है। अभी जो आप सवाल कर रहे थे सेम उसके जैसा ही सवाल है। आप खुद देखिए उसमें क्या क्या चल रहा था। उसके अंदर आप उसके अंदर कुछ घटा रहे थे और कुछ बढ़ा रहे थे, वहां पर कुछ घटा रहे थे और कुछ बढ़ा रहे थे। यहां पे क्या बोला इसने, पहले तो एक छोटा सा एक रिलेशन समझ लो, आय क्या होता है, मतलब इनकम। इनकम क्या होती है, तो इनकम होती है, आय होता है व्यय मतलब खर्च प्लस बचत। आय बराबर व्यय खर्च प्लस बचत, या फिर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी आय क्या है, आप कितना कमा लेते हो पर मंथ, आपकी आय क्या है, मासिक आय क्या है, तो आप अगर आप सामने वाले से इतना बोल दो कि मैं 10,000 रुपये खर्चा करता हूं और मैं 5,000 रुपये बचा लेता हूं, तो सामने वाला वैसे ही समझ जाएगा कि 10 खर्चा कर रहा है 5 बचा रहा है, मतलब 15,000 रुपये उसकी आय है। तो आय का मतलब क्या होता है, खर्च और बचत का योग। अब आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि आप 15,000 रुपये कमाते हो और उसमें से 5,000 रुपये खर्च करते हो, तो सामने वाला क्या बता सकता है कि आपकी बचत कितनी है, 10,000 रुपये। अगर इसको उल्टा बोल दिया जाए कि आप 15,000 रुपये कमाते हो, 10,000 रुपये बचाते हो, तो खर्च कितना कर रहे होंगे, 5,000 रुपये। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सवाल के अंदर ये जो 1,000 और 500 रुपये जो आपको दिया है, ये यहां पर क्या दे रहा है, आपको बचत दे रहा है। अगर वो यहां पर खर्च भी दे देता है तो भी इसका तरीका सेम रहेगा, सवाल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यहां बचत दे दिया है या फिर यहां पर आपको खर्च दे दिया है। तो आप सीधा बस इतना याद रखिएगा कि तरीका सेम रहेगा। कहां पर, तो जहां पर भी कोई भी कमी वृद्धि करने पर रेशो चेंज हो रहा हो। अब यहां पे भी क्या हुआ है, इनकी आय का जो है, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना बताया इसने, 3:2। और उस आय में से 1,000 रुपये और 500 रुपये अगर आप बचा रहे हो, 1,000 रुपये और 500 रुपये यदि आप बचा रहे हो, तो उस कंडीशन में रेशियो क्या बता दिया उसने, 4:3 हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, 4:3 हो जाता है। तो ये 4:3 बना क्यों है, क्योंकि आपने आपकी आय में से 1,000 रुपये और 500 रुपये अलग रख लिए हैं, तो बची हुई संख्याओं का रेशियो क्या हो गया, 4:3। तो कुल मिला के आपने क्या किया है, उस आय में कुछ ना कुछ तो कमी की है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, वही तरीका यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 9 - 8 बराबर 1। इसे करोगे सॉल्व तो ये होगा 2,000 और 3,000, मतलब 3,000 - 2,000।
और एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़ेगा जितना आप यहाँ पे लिख रहे हो। आप सीधे तो गुणा करके बता सकते हो कि 3000 में से 2000 माइनस होगा तो 1000 आएगा। तो ये एक यूनिट जो है ये बराबर है किसके? 1000 के। यदि एक यूनिट बराबर 1000 है तो आपसे क्या पूछा है? उन दोनों की आय क्या है? तो एक आय हो जाएगी आपकी 3000 और दूसरी आय क्या होगी आपकी? 2000। तो ए की आय क्या है आपकी? 3000 है और बी की आय क्या हो जाएगी आपकी? 2000। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया तरीका? अब आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसे कहा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहाँ लगाना है ये भी आप समझ गए होंगे। जहाँ पर कमी या वृद्धि करने से रेशो चेंज हो जाए, उन सभी सवालों के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। आगे बढ़ें। ए और बी की आय का अनुपात 10:9 है और इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। और ये खर्च का अनुपात बना कब? जब उन्होंने 1000 रुपए और 1500 रुपए बचा लिए। सेम सवाल अभी जस्ट किया हमने। लगा दो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कितना बनेगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 4×9 36 माइनस 30 कितना है? 6। यहां गुणा करोगे 15×4 60 मतलब 6000 माइनस 3000। तो अंतर कितना हो गया आपका? 3000। ये 6 यूनिट जो है ये बराबर है किसके? 3000 के। तो 6 बराबर आपका 3000 है। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 500। क्या पूछा इसने? ए और बी की आय के बीच अंतर कितना है? तो ए की आय 10 है, बी की आय 9 है, तो अंतर कितना आ गया आपका? 1। तो आपसे पूछा है इनका अंतर, तो ये हो जाएगा इंटू 500। ये ए है और ये बी है, तो 500 रुपए का अंतर आपका इनके बीच में आने वाला है। ठीक है, सेम तरीका, सेम सवाल। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। 150 लड़के और 150 लड़कियां कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो इनकी संख्या का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितनी थी? मैं आपको ये अलग अलग टाइप इसलिए करवा रहा हूं कि इसके ऊपर बेस्ड कई सारे सवाल बनते हैं। ये सवाल आपका सेम वही है वापिस से कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात था वो क्या था? 5:4 था। अब उसने क्या बोल दिया कि उसमें से 150 लड़के और 150 लड़कियां कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है? यहां पर माइनस हो रहा है। जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो रेशो क्या बन जाता है? तो रेशो बता रहा है कि यहां पर केवल 7:5 ही रह जाता है। कितना रह जाता है? 7:5। बात वही है, ये था, इसमें से ये माइनस हुआ तो ये रेशो बना। तो यहां पे क्या कर दो आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 7×4 28 माइनस 5×5 25। कितना अंतर हुआ? 3। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15×7 105 मतलब 10×50। अब ध्यान रखना, जैसे दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो इसमें क्या चेंज होता है वो समझ लो। जब आप गुणा करोगे इसका तो ये माइनस में आएगा। अब इसमें से आपको माइनस करना है किसे? तो 15×5 75 माइनस 750 को। तो ये हो जाता है माइनस 1050 प्लस 750। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने? तो ये कितना आएगा आपका? अंतर कितना हो जाएगा आपका? 300। कुल मिलाकर अगर दोनों प्लस में है तो भी ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो भी ये माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या प्लस की बन जाएगी, दूसरी माइनस की बन जाएगी। अब इसमें अंतर आया 3, ये बराबर है किसके? 300 के। तो एक बराबर कितना आ गया? 100। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितनी थी? तो लड़कों की संख्या कितनी है आपके पास? 5। एक रेशो बराबर यदि 100 है तो लड़के कितने हो जाएंगे आपके? 500। बस सवाल का पैटर्न जो है, मेथड सेम वही है, पैटर्न पे ध्यान दो केवल। मैंने आपको क्या बोला है कि यदि कमी वृद्धि कर रहे हो, यदि कमी वृद्धि करने से अगर रेशो चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो आप ये तरीका हर जगह अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? बढ़ो आगे।
इन पे ज़्यादा मैं इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि करवा चुका हूँ, बस आपको इसमें मेथड का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे। ठीक है, अगला है आपका, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। 15 लड़के और 20 लड़कियां कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। 15 लड़के और 20 लड़कियां कक्षा छोड़कर जा रहे हैं, तो इनकी संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितनी थी? ये सवाल आपको खुद से करना है। अभी जस्ट मैंने करवाया, कोई स्पेशल इसमें चेंज नहीं है। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझ लो। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। 10 लड़के कक्षा में आ जाते हैं, मतलब 10 तो क्या हो रहा है, लड़के आ रहे हैं, और 20 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहां पे क्या किया इसने, 10 को तो बुलाया और 20 को भगा दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, तो इसका रेशियो चेंज होकर क्या हो जाता है, 7:6 हो जाता है। रेशियो क्या हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। तो सीधा सा रेशियो चेंज क्यों हो रहा है, तो कमी वृद्धि के कारण। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 28 और 3 6 18, अंतर कितना आ गया आपका 10। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, 7 दूना 14, मतलब 140 किसका है, माइनस का। अब आप इसमें से माइनस कर रहे हो किसको, 60 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 200। एक तो ये है, एक अगर आप इसमें ऐसे लिखते हो कि इसका गुणा किया 60, इसमें से माइनस कर रहे हो किसे, तो माइनस 140 को, तो ये भी क्या होगा, 60 माइनस माइनस प्लस 140। तो यहां पर भी ये जुड़ेगा। तो बस इतना याद रखो कि जब दोनों साइन सेम होते हैं, दोनों कंडीशन में अगर बढ़ रहा है या दोनों कंडीशन में घट रहा है, उस केस में ये हमेशा माइनस होता है, मतलब अंतर लेते हैं। लेकिन अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो ये दोनों क्या हो जाती है, संख्याएं जुड़ जाती है। तो यहां पर आपका जुड़ने के बाद क्या बना, 10 अनुपात बराबर है किसके, 200 के, तो 1 अनुपात क्या हो गया, 20 के बराबर। इसने पूछा है तो प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थी का मतलब क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स, मतलब 3 + 4 कितने थे, 7 थे। अब एक रेशो का मान जो है वो क्या है आपका 20। एक रेशो बराबर अगर 20 है तो 7 बराबर कितना आ जाएगा, 200, 140। तो ये आपका आंसर है। बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको बता दिया है। प्लस माइनस अगर है तो आपको ये बात ध्यान रखना है। प्लस माइनस जब होगा, यहां पर आपका एक बार वृद्धि हो रहा है, एक बार अगर कमी हो रहा है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बस इतना याद रखो कि साइन अगर दोनों सेम है, साइन अगर दोनों सेम है, अगर दोनों प्लस है तो भी माइनस होगा, दोनों अगर माइनस है तो भी माइनस ही होगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है तो उस कंडीशन में ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। क्लियर है? बढ़े आगे। ए, बी और सी के व्यय का अनुपात 16:12:9 है और वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं। तो सी क्या है, ये जो भी है ये हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो आगे के सवाल है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। आज जो मेथड मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे वो एक दो जगह चैप्टर जो है एक दो जगह वहाँ पर भी उसका यूज़ होता है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि वो मेथड कब अप्लाई करते हैं, जो हमने इन सवालों के अंदर जो मेथड लगाई है, या बस इतना याद रखिएगा कहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये मेथड अगर आपको पता है तो बहुत ईजिली आप इन सवालों को सॉल्व कर पाओगे। बड़े बड़े सवाल इससे थोड़े ही टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।